हो गया। नमस्कार भाई सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। क्या पढ़ रहे हैं मेरे बच्चों? हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और हिस्ट्री में हमारा क्या चल रहा था? गुप्त काल। हमने जो अभी तक पढ़ लिया मेरे बच्चों, सुनो ध्यान से। अभी तक हिस्ट्री में हमने पढ़ा है प्राचीन। हिस्ट्री में हमारा क्या चल रहा है? प्राचीन भारत चल रहा है। इतना याद जरूरी है तुम्हें। प्राचीन भारत चल रहा है। प्राचीन भारत में हमने क्या क्या पढ़ लिया? प्राचीन भारत में हमारे टॉपिक हो गए हैं। हमने कौन सा इतिहास पढ़ा? भी प्रयाग ऐतिहासिक काल पढ़ा। प्रयाग ऐतिहासिक काल पढ़ा मेरे बच्चों। इसमें क्या पढ़ा था हमने? इसको क्या बोलते हैं? पाषाण काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाषाण काल बोलते हैं। पाषाण काल, जिसमें हमने पूर्व पाषाण, नव पाषाण ये पढ़ा। उसके बाद जो हमने आदि ऐतिहासिक पढ़ा, आदि ऐतिहासिक काल में जो हमने किया था मेरे बच्चों, क्या किया था? सिंधु सभ्यता की थी। क्या किया था? सिंधु सभ्यता की थी। अब सुनो, प्रयाग ऐतिहासिक काल जो ऐसा टाइम पीरियड जो था जिसके हमें लिखित में कोई साक्ष्य नहीं मिले थे, परंतु लास्ट में कहते हैं मध्य पाषाण काल के जो थे, जो आदिमानव लोग थे, वो कहते हैं चित्रकारी करना सीख गए थे। तो हमें कौन सी गुफा बताती है भी चित्रकारी करना सीख गए थे? कौन सी गुफा बताती है रे? भीमबेटका गुफा। भीमबेटका गुफा कहाँ है मेरे बच्चों? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। प्रयाग ऐतिहासिक काल हमें किसकी जानकारी देता है? ऐसे बातें नहीं हुई। प्रयाग ऐतिहासिक काल जो है मेरे बच्चों, ये आदि ऐतिहासिक काल में पढ़ा। प्रयाग ऐतिहासिक काल जिसका हमें लिखित में तो कुछ मिला है, परंतु हम पढ़ नहीं पाए, उस भाषा को हमें पढ़ नहीं पाए। ये नॉर्मल बातें पूछ सकता है तुमसे। तो इसमें हमने सिंधु सभ्यता पढ़ी मेरे बच्चों। सिंधु सभ्यता पढ़ी। सिंधु सभ्यता को 4 नामों से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, नगरीय सभ्यता और कांस्य सभ्यता। और जो आदि ऐतिहासिक काल, पाषाण काल को अगर पूछे तो इसे किसका युग कहा जाता है? तांबे युग, तांबा युग। और इसको कौन सा कहा जाता है? कांस्य युग। आगे जो आएगा लोहा युग आएगा। उसके बाद हमने ऐतिहासिक काल पढ़ा। क्या पढ़ा मेरे बच्चों? ऐतिहासिक काल पढ़ा। क्या पढ़ा? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हमें बहुत सारी बुक्स मिली है, वेद वगैरह मिले हैं, जिनको हमें पढ़ भी पाए, लिखित में मिला है और हम पढ़ भी पाए थे। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है? वैदिक काल पढ़ा है। वैदिक काल को क्या, कौन सा युग बोला जाता है? लोहा युग बोला जाता है। इसको वैदिक काल को हम कौन सा युग बोलते हैं? कौन सा युग बोलते हैं इसे? लोहा युग बोलते हैं। लोहा युग बोलते हैं। याद रखना मेरे बच्चों, ये नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं यहां से। ये नॉर्मल क्वेश्चन जितना मैंने बताया ऐसे क्वेश्चन उठाता है। उसके बाद जो हमने क्या शुरू किया था मेरे बच्चों, बताओ? उसके बाद जो है धार्मिक जो है, हमने धर्म पढ़े। धर्म में हमने कौन कौन से धर्म किए थे? हाँ जी, बौद्ध धर्म किया और जैन धर्म पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? महाजनपद पढ़े। क्या पढ़े? महाजनपद। इसकी संख्या कितनी है मेरे बच्चों? महाजनपद कितने हैं? 16 है। 16 महाजनपद है। ये हमें कौन सी पुस्तकें बताती है? बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय और जो है जैन धर्म का भगवती सूत्र जो है हमें जानकारी देता है कि जनपदों की संख्या कितनी है? 16 है। उसके बाद क्या पढ़ा मेरे बच्चों? वंश शुरू हो गए थे। क्या शुरू हो गए थे? वंश शुरू हो गए। उसके बाद हमने हर्यक वंश पढ़ा। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश पढ़ा? शिशुनाग वंश पढ़ा। शिशुनाग वंश के बाद हमने कौन सा वंश पढ़ा? नंद वंश पढ़ा। नंद वंश के बाद कौन सा पढ़ा? मौर्य वंश पढ़ा। मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद हमने कौन सा पढ़ा? मौर्यतर वंश पढ़ा। कौन सा पढ़ा? मौर्यतर वंश पढ़ा। मौर्यतर वंश में हमने किसका किसका जिक्र किया था? 2 बताए थे तुम्हें। ये ब्राह्मण जो है उसमें हमने क्या पढ़ा? शुंग वंश पढ़ा, कर्ण वंश पढ़ा, सातवाहन वंश पढ़ा। और उसके बाद अन्य वंश में आ गया था, शक वंश आ गए थे, चेदी वंश आ गया था, और कौन सा?
कुषाण वंश आ गया था। तो इसमें मैंने बताया भी सातवाहन वंश से याद रखना तुम्हें शीशे के सिक्के सबसे ज्यादा किसने चलाए थे, सातवाहन चलाए थे। और कुषाण का याद रखना मेरे बच्चों, कुषाण वंश में जो कनिष्क राजा प्रतापी राजा रहा है उन्होंने चौथी बौद्ध संगीति दी थी, और जो है उन्होंने और क्या उन्होंने शक समझ चला था वो उसी के टाइम में चला था। और क्या खास बताई थी कनिष्क के टाइम में, एक उसका जो है वो राजवेद कवि हुआ करता था, कौन हुआ करता था, जीवक मेरे बच्चों, ठीक है क्लियर है। उसके बाद हमने कौन सा वंश पढ़ा मेरे बच्चों, गुप्त वंश पढ़ा। मौर्येतर वंश के बाद कौन सा वंश उभर के आता है, गुप्त वंश आता है। कौन सा वंश आता है मेरे बच्चों, गुप्त वंश आता है। गुप्त वंश का याद रखना है मेरे बच्चों, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो तुमसे ये पूछ लिया जाएगा भी जो किस किस राजा ने कौन कौन सी उपाधि ली। तो हमने गुप्त वंश में 5 मिनट जितना मैं बोलूं उतना एग्जाम में पूछा गया, सारी बातें पूछी गई जितनी मैं बोलती हूँ। गुप्त वंश जिसके जो संस्थापक थे श्रीगुप्त थे, ये पूछा गया है। बाद में ये पूछेगा भी श्रीगुप्त ने जो है कौन सी उपाधि ली थी, इसने आदिराज की उपाधि ली थी, ये लिख लो, नोट कर लो, ये साइड मैंने तुम्हें नहीं कराई। श्रीगुप्त ने किसकी उपाधि ली थी, आदिराज की ली थी। श्रीगुप्त ने आदिराज की उपाधि ली थी। उसके बाद आता है कौन आता है, घटोत्कच आता है। घटोत्कच ने किसकी ली, हाँ महाराजा की उपाधि ली, महाराजा की उपाधि ली। घटोत्कच ने किसकी उपाधि ली थी, महाराजा की। इनके बारे में तो तुम्हें बस ये 2 बातें ध्यान रखनी है, उपाधियां ध्यान रखनी है। संस्थापक कौन थे गुप्त वंश के, श्रीगुप्त थे, उन्होंने किसकी उपाधि ली, आदिराज की उपाधि ली। उसके बाद घटोत्कच जो है वो सेकंड नंबर के आएंगे, परंतु इसने कौन सी उपाधि ली, महाराजा की उपाधि ली, क्लियर। उसके बाद जो आएगा मेरे बच्चों चंद्रगुप्त, हाँ जी चंद्रगुप्त जो प्रथम है मेरे बच्चों, प्रथम से याद रखना मेरे बच्चों, प्रथम क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य भी रहा है तो इसको प्रथम से याद रखते हैं। चंद्रगुप्त जो प्रथम थे इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है किसका, गुप्त वंश का। इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है किसका, गुप्त वंश का। और इन्होंने उपाधि ली थी वो किसकी ली थी, महाराजा धीराज की उपाधि ली थी, महाराजा धीराज की उपाधि ली थी, क्लियर है। परंतु चंद्रगुप्त जो है इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी, ये किस कारण ली थी, नहीं शकों को तो किसने हारा है, हाँ द्वितीय ने। उसके बाद जो है मेरे बच्चों चंद्रगुप्त के बारे में तुम्हें खास बात, एक बात और नोट कर लो, मैंने जो तुम्हें लिखाई तो है परंतु बताया है, लिखाया नहीं। इसके टाइम में जो सोने के सिक्के चले थे, सोने के सिक्के वो चंद्रगुप्त द्वितीय है मेरे बच्चों। सोने के सिक्के, सोने के सिक्के किसने चलाए थे, चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने के सिक्के चले थे। और खास बात 3 क्वेश्चन बनते हैं इसे, एक तो तुम्हें गुप्त वंश को किस वंश के नाम से जाना जाता है, सवर्ण युग के नाम से जाना जाता है। गुप्त वंश को किस नाम से जाना जाता है, सवर्ण युग। दूसरा पूछे भी सोने के सिक्के सबसे ज्यादा चले थे वो किसके शासन, किस में चले थे, गुप्त वंश में चले थे। वंश पूछे तो गुप्त वंश बताना है, ठीक है। और सोने के सिक्के की शुरुआत करने वाला वो था, वो कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम था, क्लियर। उसके बाद जो आता है कौन आता है मेरे बच्चों, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जिसे भारत का क्या कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है। इसके बारे में तुम्हें ध्यान रखना है, इसे भारत का क्या कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन है कहा जाता है। और इसे कविराज भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, कविराज भी कहा जाता है। और इसने उपाधि ली थी वो पराक्रम की ली थी, पराक्रमांक की ली थी, क्रमांक की ली थी, है ना। ये पराक्रम, ये पराक्रमांक, ये बहुत बार पूछा गया, तुम्हें याद रखना है। समुद्रगुप्त जो मेरे बच्चों इसे क्या कहा जाता है, वीणा वादक भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, वीणा वादक भी कहा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, वीणा वादक भी किसे कहा जाता है, गुप्त वंश के समुद्रगुप्त को, क्लियर। उसके बाद कौन आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय आता है। कौन आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था मेरे बच्चों, इन्होंने इसके शासनकाल में एक तो इन्होंने उपाधि ली थी, किसकी उपाधि ली थी, हाँ जी विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। ये किस उपलक्ष्य में ली थी इन्होंने, क्योंकि इन्होंने किनको, शकों को हराकर उन्होंने उपाधि ली, कौन सी, विक्रमादित्य की। ये अब जो है दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया शिफ्ट में भी है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि ली, किनको पराजित करके ली, ये शकों को पराजित करके ली, क्लियर। और इसके बारे में रखना है, सबसे चांदी के सिक्के चले थे वो इसी के शासनकाल में चले थे। चांदी के सिक्के की बात करें
इसी के शासनकाल में चले थे। मेहरौली स्तंभ की बात करें, इसी ने बनवाया था, मेहरौली स्तंभ। मेहरौली स्तंभ कहाँ है मेरे बच्चों? दिल्ली में। इतनी बातें याद रखनी है इसकी। उसके बाद कौन आता है? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो आता है मेरे बच्चों, कुमारगुप्त के बारे में एक ही बात ध्यान रखनी है, कुमारगुप्त के शासन में किस विश्वविद्यालय की? नालंदा विश्वविद्यालय की। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? कुमारगुप्त के। और सबसे पहली बार हुणों ने आक्रमण किया था। ये हुण जो है, अभी मैं अब जो तुम्हें अब बस पढ़ाऊंगी उसमें इस हुण का जिक्र करूंगी। सबसे प्रथम बार हुणों ने जो आक्रमण किया था वो किसके शासनकाल में किया था? कुमारगुप्त के। परंतु कुमारगुप्त ने किसको भेजा हुण के आक्रमण को? जो उन्होंने आक्रमण किया इसको दबाने के लिए किसको भेजा? हाँ जी, दबाने के लिए किसको भेजा मेरे बच्चों? ये डबल मात्रा लगी, इस पे ध्यान रखना मेरे बच्चों। दबाने के लिए, ठीक है। किसको भेजा? स्कंदगुप्त को। स्कंदगुप्त जो मेरे बच्चों जिसकी हमें जानकारी देता है, कौन देता है? ये मैंने तुम्हें आगे पीछे कर दिया था, जूनागढ़ लेख है मेरे बच्चों। ये मैंने शायद तुम्हें आगे पीछे कर दिया, जूनागढ़ लेख है। एरन अभिलेख भानुगुप्त की जानकारी देता है, जूनागढ़ कर लेना मेरे बच्चों। कौन सा अभिलेख देता है? वहां जूनागढ़ कर लेना, जूनागढ़ अभिलेख है मेरे बच्चों। अभिलेख जानकारी देता है, जूनागढ़ अभिलेख। इसका जो है निर्माण करवाया था वो रुद्रदमन ने करवाया था। स्कंदगुप्त ये वही है ना जो मेरे बच्चों जिन्होंने क्या करवाया? हाँ जी, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। और ये जूनागढ़ अभिलेख जो लिखा है ये रुद्रदमन ने लिखवाया। किसने लिखाया? रुद्रदमन ने लिखाया। भानुगुप्त जो है वो एरन अभिलेख में आएगा, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई पूछना चाहता हो, बताना चाहता हो तो बता सकता है बीच में, अगर लगे तो। क्या दोबारा था ये बात दोबारा? ये मैं पीछे का रिपीट करा रही हूं मेरे बच्चों, शायद मैंने तुम्हें एक दो बातें इससे पीछे करूं, ये वाली लाइन। अच्छा देखो सुनो रे, कुमारगुप्त जो मेरे बच्चों किसके बाद आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आता है। इसके बारे में तुम्हें याद रखना है, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय जो कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। किस शिक्षा के लिए फेमस था? बौद्ध शिक्षा के लिए। बस तीन बातें ये ध्यान रखनी है। एक जो हुण जो जाति के लोग थे, हुण जो थे मेरे बच्चों ये जाति के लोग थे, ये लूट मार मचाने आते थे, बाहर से धन लेके जाना चाहते थे, मतलब पैसा लूटना, जेवरात लूटना, ये उनका मान लो धन लूटना इनका मेन मकसद हुआ करता था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हुण जाति के लोगों ने सबसे पहली बार आक्रमण किया था वो किसके शासनकाल में किया था? तो कुमारगुप्त के शासनकाल में किया। परंतु कुमारगुप्त ने इन हुणों के आक्रमण को दबाने के लिए जिस व्यक्ति को भेजा था वो इस व्यक्ति को भेजा था, किसको? स्कंदगुप्त को भेजा था। ये जानकारी हमें कौन देता है? जूनागढ़ अभिलेख देता है। जूनागढ़ अभिलेख जो लिखा है मेरे बच्चों किसने लिखा है? रुद्रदमन के द्वारा लिखाया गया जूनागढ़ अभिलेख है। और इसमें एक हम स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ते हैं मेरे बच्चों, सुदर्शन झील पढ़ते हैं। सुदर्शन झील जो है, सुदर्शन, इसका झील बना लो। सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार उसको पुनर्निर्माण करवाया था वो भी किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने करवाया। ये हमें कौन बताता है? जूनागढ़ अभिलेख बताता है। कौन बताता है? जूनागढ़ अभिलेख। उसके बाद आता है मेरे बच्चों, कौन आता है? भानुगुप्त आता है। कौन आता है मेरे बच्चों? भानुगुप्त आता है। भानुगुप्त जो है मेरे बच्चों इसकी जानकारी हमें कौन देता है? एरन अभिलेख देता है। कौन देता है? एरन अभिलेख। इसके बारे में इतना ही ध्यान रखना है, एरन अभिलेख देता है। यह वही एरन अभिलेख है जिसके बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है? सती प्रथा की जानकारी मिलती है। इसी एरन अभिलेख से हमें किसकी जानकारी मिलती है? सती प्रथा की जानकारी मिलती है। प्रथा की जानकारी में किस अभिलेख से मिलती है? एरन अभिलेख से मिलती है। ऋषि सती प्रथा को किस टाइम जो है एक कानूनी अधिकार बना के बंद कर दिया जाता है? 1829 में। और किसने करवाया था? राजा राम मोहन राय ने। और किसके अंग्रेज अधिकारी कौन था? विलियम बेंटिंक था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाली बात मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। बिस्ती प्रथा जो है जिसको कानूनी अधिकार बना के बंद कर दिया था, तो हमारा एक व्यक्ति था भी भारत का, वो कौन था? राजा राम मोहन राय।
और इन्होंने, क्योंकि ये इनके जो है बड़ा भाई जो है उनकी डेथ हो गई थी और उसकी भाभी उसके साथ जला दी गई थी, तो इनको ये बड़ा आघात पहुंचा था और उन्होंने कहा भी मैं इसको समाप्त करके रहूंगा सती प्रथा को। तो उन्होंने बेड़ा उठाया और उन्होंने बहुत संघर्ष किया और उन्होंने राजा राम मोहन राय ने किसके साथ मिलकर सती प्रथा को समाप्त कर दिया था, किसके साथ मिलकर? विलियम बेंटिंक। विलियम है बेंटिक, ये वही विलियम बेंटिक है जो भारत का पहला वायसराय कहलाएगा। यह वही विलियम बेंटिक है जो भारत का पहला क्या कहलाएगा? वायसराय कहलाएगा। और जो है अंतिम क्या होगा? ये गवर्नर है जनरल होगा भारत का। पूछेगा क्वेश्चन, अंतिम गवर्नर जनरल भारत का कौन था? विलियम बेंटिक था। और भारत का पहला वायसराय कौन था? विलियम बेंटिक था। क्लियर है इतना? अरे क्लियर है? तो ये वाली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद जो है अंतिम राजा आता है मेरे बच्चों, किसका भी? गुप्त वंश का। गुप्त वंश का अंतिम जो राजा है कौन आता है मेरे बच्चों? विष्णुगुप्त। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, विष्णुगुप्त। एक बात बीच में और लिखनी थी तुम्हें, कुमार गुप्त का चला गया, ये रहा। सबसे ज्यादा सिक्के चले थे, सुनो मेरे बच्चों, सबसे सोने के सिक्के चलाए किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए। चांदी के सिक्के किसने चलाए? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए। सोने के सिक्के सबसे ज्यादा चलन में रहे, वो सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के इसी के रहे थे। सबसे अधिक, सबसे ज्यादा लिख लो चाहे अधिक लिख लो, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के, सोने के सिक्के चले थे वो किसके शासनकाल में चले थे? कुमारगुप्त। परंतु ये थोड़ा सा फैक्ट बताया जाता है, क्या पता मेरे बच्चों, क्योंकि एग्जाम थोड़ा डीपली दिया जा रहा है। जैसे तुम कह रहे हो अभी कंपटीशन बढ़ रहा है, तो पहले नॉर्मल क्वेश्चन उठा देता था, अब थोड़ा सा डीपली जा रहा है। तो ये कह रहे हैं अभी चंद्रगुप्त ने सोने के सिक्के चलाए थे। सुन लो, ये सुनने वाली बात है, याद रह जाएगी। सोने के सिक्के चलाए थे, उसमें कहते हैं भी सोना जो था वो 87% था। उसमें सोना जो था, उस सिक्के में सोने की मात्रा थी वो 87% थी। और ये कहते हैं भी कुमारगुप्त के शासनकाल में ये 37% रह गई थी। 37-28% के आसपास जो है सोने के सिक्के आ गए। भी सोने की मात्रा उसमें कितनी हुआ करती थी? 37% हुआ करती थी। और जब चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में चला था तब कहते हैं 87% के आसपास उसमें सोना था। क्लियर है मेरे बच्चा? ये कॉमन बात है, याद रह सकती है। हो सकता है भी कोई ज्यादा इतिहासकार आ जाए एग्जाम बनाने वाला, तो वो इतना डीपली क्वेश्चन दे दे आपको, पर इतना डीपली नहीं देता। ठीक है, ये मोटी मोटी बातें तुम्हें याद रखनी। उसके बाद हमने पढ़ा मेरे बच्चों गुप्त काल की संस्कृति पढ़ी। गुप्त काल की संस्कृति में मैंने तुम्हें बताया भी वही बातें जो हमने ऊपर करके आए हैं, वही बातें हमने बताई थी। विशेष स्वर्ण युग कहा जाता है। सोने के सिक्के सबसे ज्यादा चले थे, वो इसी के शासन में चले। महरौली स्तंभ स्थापित किया इसी के शासन काल में किया। और जो है अजंता जो गुफाएं थी वो इसी के शासन काल में। और जो है अजंता गुफाएं गुप्त काल से संबंधित अगर बात करें तो 16, 17 और 19 नंबर की गुफाएं रही थी। और उसमें बाकी गुफाएं भी गुप्त वंश में आई थी। ठीक है, ये बातें नॉर्मल बातें तुम्हें याद रखनी है। क्लियर मेरे बच्चों? तो उसके बाद जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो गुप्तोत्तर वंश रहेगा। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया भी जैसे ही ये साम्राज्य नजदीक जाता है, उनके राजा कमजोर पड़ने लगते हैं, तो उन्हीं के साथ और भी राजा पनपने लग जाते हैं। तो लिखो, तुम्हारा हमारा टॉपिक का नाम लिखो। पहले तो हमारा टॉपिक रहेगा गुप्तोत्तर काल। तो इसमें क्या है, मैं कहानी बता देती हूँ, पहले तुम कहानी सुन लो और फिर हम है ना इसको मानचित्र के हिसाब से करेंगे कहाँ कहाँ क्या था। इसमें था, इसमें सबसे बड़ा वंश उभर के आएगा वो वर्धन वंश आएगा। बस कौन सा वंश आएगा इसमें? गुप्तोत्तर काल में कौन सा वंश आएगा? वर्धन वंश आएगा। जिसमें तुम पढ़ते हो, ये हरियाणा जीके में भी पढ़ते हो, हर्षवर्धन आएगा, राज्यवर्धन आएगा, प्रभाकर वर्धन जो है उसके संस्थापक है। अभी हमने जिक्र किया भी एरन अभिलेख में किसकी सती प्रथा की जानकारी देता है? एरन
अभिलेख, परंतु वो किसके बारे में बताती है? सती प्रथा का उन्होंने कौन सा उद्गार किया? उन्होंने जो हर्षवर्धन के जो पिताजी है प्रभाकर वर्धन है, उसकी माता है यशोदा, उसके बारे में बताती है। भी प्रभाकर वर्धन की जो किसके संस्थापक थे, वो वर्धन वंश के संस्थापक थे, उसकी जानकारी हमें कौन देता है? एरन अभिलेख देता है, सती प्रथा की जानकारी देता है, तो वो उनकी कहानी बताता है। तो उसके बाद जो है कहते हैं उन्होंने वर्धन वंश जो हमारे हरियाणा वाला क्षेत्र अगर थानेश्वर कुरुक्षेत्र वाला एरिया की बात करें तो वो लगभग क्षेत्र था। उसके बाद अगर जो है यूपी में जाके कनौज की बात करें तो कनौज में तुम्हें घरिया बर्मन जो है नाम का एक व्यक्ति होगा, जो हर्षवर्धन की जो बहन होगी, कौन होगी? राजश्री होगी, उसकी शादी घरिया बर्मा के साथ कर दी जाएगी। उसी घरिया बर्मा को जो मालवा का राजा होगा देवगुप्त, उसको जो है क्या कर देगा? उसकी हत्या करवा देगा। किसकी? घरिया बर्मा की। किसकी हत्या करवा देगा? घरिया बर्मा की हत्या करवा देगा। और घरिया बर्मा जो है किसके पति थे? हर्षवर्धन की बहन राजश्री के पति थे। किसके पति थे? जो है हर्षवर्धन की बहन जो राजश्री थी उसके पति थे। उसकी हत्या कौन करवाता है? देवगुप्त कराता है। और देवगुप्त की हत्या फिर कौन करता है? प्रभाकर वर्धन का बड़ा बेटा राज्यवर्धन करता है। परंतु देवगुप्त का जो है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? पहले मैं लिखा दी, समझ में आ रहा है अभी? अरे कहानी समझ में आ रही है? चलो हम मानचित्र ले लेते, कोई बात नहीं। अरे कोई बड़ी बात नहीं है, सुनो रे सुनो, पहले हम लिख ही लेते हैं, फिर उसके बाद कहानी पढ़ाऊंगी तो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगी, है ना? अब तुम्हें पता नहीं कौन कनौज कहाँ वर्धन, चलो कोई बात नहीं। चलो मेरे बच्चे, ये वाला जो हरियाणा यहाँ पड़ता है हमारा, ये हरियाणा है, तो ये वाला जो एरिया था ये यहाँ कौन सा वंश था मेरे बच्चों? वर्धन वंश था। कौन सा वंश था? वर्धन वंश था। कौन सा वंश? वर्धन वंश। नोट करो, साथ साथ नोट कर लो। ये मानचित्र बना लो, बनाना आता है, कोशिश करो। यहां जो था मेरे बच्चों यूपी वाले क्षेत्र में जो था, लिख लो ये कहानी, फिर याद रह जाएगी तुम्हें। यहां था कनौज, कनौज था। यहां क्या पड़ता है? कनौज पड़ता है मेरे बच्चों, लिखो। कनौज जो है, कनौज इधर अगर देखें वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, बांग्लादेश वाला एरिया है। यहां कौन सा वंश पड़ता था भाई? कौन सा वंश भाई? बांग्लादेश वाला एरिया लिखो। यहां कौन सा पड़ता है? मालवा का पड़ता है। यहां मालवा पड़ता है बच्चों, मालवा क्षेत्र पड़ता है, ये बांग्ला क्षेत्र पड़ता है। यहां जो था वो गौड़ वंश था, गौड़ वंश था। यहां जब मालवा था मेरे बच्चों, यहां उत्तर गुप्त था, उत्तर है गुप्त वंश था। लिखो ये। यहां जो थे मेरे बच्चों चालुक्य वंश था। ये महाराष्ट्र वाला और कर्नाटक वाला एरिया चालुक्य वंश था। ये जो वाला वंश था मेरे बच्चों चोल वंश था या पल्लव वंश। लिखो इसको पहले, चोल वंश की बाद में कहानी सुनेंगे, पहले पल्लव वंश लिखो। पल्लव वंश था। चोल वंश भी है, यही चोल वंश है, कोई जरूरी नहीं जिन्होंने लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है। ये लो मैं लिख देती हूँ, चोल वंश था। इन्हीं सभी का जिक्र करेंगे, लिखो ये नोट करो सारे। गौड़ वंश आ गया, उत्तरगुप्त आ गया, चोल वंश आ गया, कनौज, हाँ कनौज का रह गया। कनौज का लिखो। ये व्हाइट ले लिया क्या? कनौज में जो वंश पड़ता था मेरे बच्चों, कनौज कहां पड़ता था? यूपी वाले क्षेत्र में। इसमें जो वंश था वो मोखरी वंश था, मोखरी वंश था, मोखरी वंश। तो तुमसे ये मेरे बच्चों इससे क्वेश्चन अगर तुम्हारी कॉमन सेंस काम करती है तो यहाँ तुम्हें हजारों क्वेश्चन मिलेंगे। देखो तुम्हारी कॉमन सेंस काम करनी चाहिए। मैंने तुम्हें मालवा का पठार बताया, मालवा का पठार आता है ना, अरे पूछा जाता है ना, तो वो यहाँ मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में है। तो इससे तुम इसको आइडिया लगा सकते हो। बाद में अगर तुम्हें मिले भी मालवा पठार कराने हैं तो ये कॉमन सेंस काम करता है, भी कहाँ के आसपास हो सकता है? ये मध्य
भारत का जिक्र है तो मध्य प्रदेश और यूपी का कुछ क्षेत्र आ जाता है, तो ये ध्यान रखना होता है तुम्हें। कनौज जो पड़ता है मेरे बच्चों, ये कहाँ पड़ता है? यूपी वाले क्षेत्र में पड़ता है। बर्धन बस अगर की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है? थानेश्वर वाला क्षेत्र, कुरुक्षेत्र वाला क्षेत्र है। कुछ यूपी का भी क्षेत्र आता है उसमें, याद रखना ये। बांग्ला क्षेत्र तो ये सारे ही आ जाते हैं। हमारा वेस्ट बंगाल है और बांग्लादेश जो है, और बांग्लादेश अब सुर्खियों में रहा है, सुर्खियों में चल रहा है। किस कारण बताओ? ये तो तुम्हें पता है, बताओ। फिर बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बस एक कहानी से तुम सुन लोगे तभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत अच्छी कहानी। बताओ क्यों चल रहा है बांग्लादेश सुर्खियों में, क्यों चल रहा है? आज सुबह सुबह मैं जब आई तो एक लड़की मेरे को आके बोलती है, कहते मैडम देखो बांग्लादेश में जो है हिंदुओं को मार रहे हैं। मैं कहती कहाँ मार रहे हैं? वो बांग्लादेश में क्यों गए? तो कहते हिंदू को मारा है। मैडम ये गलत बात है ना। अरे हिंदू हिंदू को भी तो मारता है, मारता है या नहीं मारता? क्यों मारता है? मारते क्यों एक दूसरे को? तुम बताओ, क्या धर्म है तभी मारते हैं? कोई रीजन होगा तभी मारते होंगे। जैसे अब चल रहा है, आज कौन सी तारीख है? 26 दिसंबर। कौन सी तारीख है मेरे बच्चों? 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? दो शाहजहां जो कौन थे? जोरावर थे और फतेह सिंह थे। किसके बेटे थे ये? फतेह सिंह 7 साल का था, ये 9 साल का था। फतेह सिंह 7 साल का था, या 9 साल का था। क्यों मारा इनको? किसने मारा? बस इतना ही कसूर था, अभी धर्म नहीं चेंज कर रहे थे, बाकी तो कोई कसूर नहीं था, फिर भी मारा ना। 7 साल और 9 साल का कौन जानता है धर्म क्या होता है? जो मारने वाला था उसको इतना वो भूल गया, मतलब है। तो मेरे बच्चों ये सृष्टि है, चलती रहेगी। अगर ये नहीं चला तो दुनिया खत्म कैसे होगी? तो तुम अपना दिमाग इतना, मैं तुम्हें क्या जो सेंस तुम्हें पकड़ाना चाह रही हूं वो तुम ध्यान से सुनो, सोचो इसकी में। तुम्हारा ये जो बातें हैं ना, ये तुम्हें हर कोई बुक बताएगी, और ये जो बात मैं पकड़ाने की कोशिश कर रही हूँ ये हर कोई नहीं बताता तुम्हें। और इन्हीं चर्चाओं की वजह से हमारा माइंड इतना खराब हो जाता है। ये बातें तो हर बुक्स बताएगी तुम्हें, हर कोई बता देगा, परंतु जो मैं तुम्हें कहना चाह रही हूं वो कोई नहीं बताएगा। सोशल मीडिया, पैसे कहां से आए? बस मिल जाए पैसे, पैसे मिल जाए। हमें पैसे की पड़ी है, ना कि हमें अपने इस दिमाग की, अपने घर परिवार की सोच में कोई नहीं लगा। बस पैसा मिल जाए, पैसा आ जाए, हमें मोटी कमाई चाहिए। मोटी कमाई समझते हो तुम? अरे मोटी कमाई समझते हो? 2 नंबरी का धन कहीं से आ जाए, बस पैसा आ जाए। पैसा है तो सब कुछ है, ये बात मानती हूं भी। पैसे के बगैर भी कुछ भी नहीं है। पैसा जरूरी है, परंतु पैसा भी एक लिमिट का जरूरी है मेरे बच्चों। क्या जरूरी है? पैसा एक लिमिट तक ही जरूरी है, उससे आगे जरूरी नहीं है। ये बात जो है यहाँ औरंगजेब को पता थी। किसको पता थी? औरंगजेब को। परंतु औरंगजेब ने एक ठान रखी थी, एक अहंकार होता है ना मेरे बच्चों, क्यों मैं राजा, तो ये क्यों नहीं मान रहा मेरी बात? हमारे घर में ही होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप, बड़े बुजुर्ग तुमने देखे होंगे, कई परिवारों में तभी भी मिल जाते हैं। बड़े दादाजी हैं तो वो कहता है भी मैं बड़ा हूं, मेरी बात चलेगी। परंतु छोटे बच्चे भी बहुत कुछ कह जाते हैं ना। ये बात बड़े नहीं समझते। बड़े क्यों नहीं समझते? क्योंकि वो एक लेवल पार कर सकते हैं, वो सोचते हैं इनको कौन सा पता है। तो मेरे बच्चों आज का युग चल रहा है ना, वो क्या पता उस टाइम हम थे छोटे, इतना हम नहीं बता पाए, आज वाले बच्चे बता देते हैं। ये बात हमें माननी होगी और तुम्हें सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं तो इस पड़ाव से गुजर रही हूं भी, मैं तो इस पड़ाव से गुजर रही हूं, तुम गुजरोगे तो तुम्हें ये बात सीखनी पड़ेगी भी। आने वाली जो पीढ़ी है वो हमसे कहीं ज्यादा एडवांस की होगी, तो उनको समझाना, उनको बताना किस तरीके से भी साथ बताना है। तो जोरावर इधर जो है बांग्लादेश की अगर मैं बात कहूँ मेरे बच्चों, उस जो बात को एक हिंदू लड़का था उसको जला दिया गया है, कहते हैं भी उसके पीछे की घटना हमें कोई नहीं जान रहा भी, क्या मुद्दा रहा भी, क्या पता है हिंदू और मुस्लिम जो है उनकी कोई बहस हुई, कोई समान पे होगी, कोई उनका और दुश्मनी होगी, क्या पता हिंदू पहले कट्टर होगा उससे, वो लड़ाई में मरा है, वो जलाया गया। ये तो है नहीं भी हिंदू को पकड़ा और जला दिया,
जलाई तो फिर भारत में कोई इधर आगे जला के दिखाए, बड़े की हाथ डालें। तो मेरे बच्चों ऐसी कहानियां होती रहेगी, जिंदगी चलेगी तब तक साथ साथ चलेगी। तो तुम्हें इन चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ध्यान नहीं इसलिए नहीं देना, मैं ये नहीं कह रही हिंदू है तो अब कोई ये कह देगा भी यहां से ये मेरी वाली बात कटिंग करके और लगा दे, मैडम ने ऐसे बोला, हिंदू कुछ भी नहीं है। तो ये सोशल मीडिया है, तो यहाँ बहुत सारी बातें जो सोच समझ के बोलनी पड़ती है। तो मेरे बच्चों जो है वो मुद्दा छोटा है, परंतु उससे उसकी कहानी जो पीछे की वो बहुत बड़ी। सोशल मीडिया तुम्हें बहका रहा है। सोशल न्यूज़पेपर पे कभी भी भरोसा मत करो, वही बातें पढ़ो, हर दिन आती है इसमें। बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने बाप को मारा, पति ने पत्नी को मारा, पत्नी ने पति को मारा, ये बातें चलती रहती है और चलती रहेगी जीवन तक। परंतु तुम्हें इस बात की सच्चाई तक जाना चाहिए और सोशल मीडिया पे बिलीव नहीं करना चाहिए। और आज का युवा क्या करता है, ज्यादा रील ही देखता है, तो उनमें इतना हो जाता है भी ओ हो हम तो हिंदुओं को तो मार ही देंगे, मारने वाला ऊपर है मेरे बच्चा। जब उसकी पावर होती है ना तो कहते हैं ना कितना ही कुछ कर ले, बाल भी बांका नहीं कर सकते। इधर अगर तुम किसकी गुरु गोविंद की बात करो तो वो एक प्रख्यानी क्या थे, संत थे, बहुत बड़े महात्मा थे। तो जो उस मालिक की जो टाइम पीरियड आता है ना, भी उसका समय आता है, तो वो कोई नहीं बचा सकता। गुरु गोविंद सिंह अगर चाहते तो ये अपने बच्चों को बचा सकते थे। गुरु गोविंद सिंह अगर चाहते, मतलब वो अपनी उस शक्ति का यूज करते तो इन बच्चों को बचा सकते थे, परंतु उन्होंने क्यों नहीं बचाया? भी आगे आने वाला संसार क्या कहेगा। उन्होंने अपने धर्म के लिए जान दिए, तो वो उन्होंने इतनी सहन शक्ति डाल दी थी अपने बच्चों में। वो बच्चे समझ रहे थे भी धर्म बहुत कुछ है, औरंगजेब इतना बड़ा भी नहीं समझ रहा था। वो बच्चे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे भी धर्म से कुछ भी नहीं है, आप हमारी जान ले लो, हम धर्म नहीं बदलेंगे। तो औरंगजेब ने इतना ही महसूस नहीं किया, अरे तुम बच्चों की जान ले रहे हैं, तू कहां रहेगा, क्या तेरी उम्र बड़ी हो जाएगी इससे, समझ रहा था ना। परंतु उसमें अहंकार था। क्या था? अहंकार। इसी वजह से रावण ने अपना अहंकार नहीं छोड़ा और उसकी पूरी सोने की लंका। रावण का कोई कसूर नहीं था, कोई कसूर ही नहीं था रावण का, तुम पढ़ो तो। और पहले बताया भी रावण सीता का अपहरण कर ले गया। अरे वो अपनी उसकी बहन थी, उसकी बहन ने राम के साथ शादी करनी चाहिए, उन्होंने कहा भी सीता को उठा दे, उन्होंने उठा दिया। आज भी बहनें अगर अपने भाई को जाके कहते तो उठा देते, पूरे परिवार को उठाते नहीं उठाते। अरे बहन जाके अपने माँ बाप से कह देती है भी उन्होंने गलती की है, उनके परिवार को उठा दे, तो उठा देते हैं भाई, मेरे उठा देते हैं, मेरे भाइयों को अगर मैं कह दूं जाके उठा देते हैं। परंतु मैं शांत कर देते हैं। कई मामले होते हैं, क्योंकि बात तो बतानी पड़ती है ना, घर में क्या पता कौन सा इशू कब हो जाए, तो घर वालों को भी कुछ बातें बतानी पड़ती है। तो उतना जोश होता है मेरे, तो जोश में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उन बातों को ज्यादा तुम दिमाग पे हावी मत होने देना। और ये बात ध्यान रखना मेरे बच्चों, इन छोटे बच्चों ने शहादत देती थी, तो अपना धर्म जिस धर्म में हो उसी धर्म का पालन करो। अगर तुम हिंदू में जन्मे हो तो हिंदू का पालन करो, ईसाई में जन्मे हो तो ईसाई का पालन करो, और मुस्लिम जन्मे हो तो मुस्लिम का पालन करो। धर्म धर्म ही होता है, क्योंकि उसी के संस्कार मिले तो हम छोड़ कैसे सकते हैं। परंतु लोग अब बदल रहे हैं, बहुत बड़े लोग होके भी बदल रहे हैं। ईसा मसीह जो लोग जा रहे हैं, मैंने सुना है इधर आसपास के। तो मेरे बच्चों धर्म मत बदलो अपना। इनके ना इनसे तुमने क्या सीखा? तुमने जान गंवानी नहीं सीखनी, उनसे एक विचार पकड़ना है भी हाँ धर्म का पालन करो, अपने धर्म पे। हमारे धर्म में बहुत सारी अच्छी बातें हैं। तो इसके साथ एक करंट का क्वेश्चन बनता है, वो तुम करो पहले। तो ये वाली बात में हम कहानी पहले पढ़ेंगे। तो मेरे बच्चों इस दिन कौन सा डे मनाया जाता है? वीर बाल दिवस मनाया जाता है। तो मेरे बच्चों मद्रास हाईकोर्ट ने, पहले तो बताओ मद्रास किसकी राजधानी है? मद्रास किसकी राजधानी है? चेन्नई की राजधानी है। अरे चेन्नई का नाम बदला गया, मद्रास का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया? चेन्नई कर दिया गया है। और किसकी है ये? तमिलनाडु की राजधानी है मेरे बच्चों। किसकी राजधानी है ये? तमिलनाडु की। अरे तुम बड़े कंफ्यूज होते हो। इसकी हाई कोर्ट ने ये कहा है मेरे बच्चों, पहले सुनो फिर लिखना तुम। भगवत गीता, वेदांत कितने हैं मेरे बच्चों? वेदांत और जो है योग, ये तीनों बातें मैंने लिखी है। सभी बच्चे जानते हैं क्या क्या है? अरे भगवत गीता सभी जानते हैं? क्या है भगवत गीता? कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, बहुत सारे विचार इसमें लिखे हैं, तो उस भगवत गीता नाम दिया गया उसका। यही है? अरे यही है जिसके अच्छे विचार थे और उन किसी शिष्य को दिया। और जो है इसमें क्या कहा गया? विक्रम करते चलो फल की चिंता मत करो।
तो इससे बहुत कुछ है। कहते हैं भाई भगवत गीता पढ़ने के बाद हमें हर हमारे क्वेश्चन का जवाब मिलता है, चाहे वो आने वाला है, चाहे पीछे गया और चाहे चल रहा है। ये कहते हैं भी, मैंने अभी तक भगवत गीता नहीं पढ़ी हुई, मैं झूठ नहीं बोलती। वेदांत जो है, वेदांत क्या बताते हैं हमें? वेदांत कितने? 6। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये जो है। तो वेदांत कितने मेरे बच्चों? 6 हैं। योग सारे समझते हो तुम? कोई ऐसा बच्चा योग करता हो सुबह उठ के? ये नहीं करते मैडम। तो मेरे बच्चों ये, अब सुनो कहानी क्या थी। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा ये तीनों चीजें क्या नहीं है? धार्मिक नहीं है। किस हाईकोर्ट ने कहा है? मद्रास हाईकोर्ट ने कहा ये तीनों चीजें क्या है, तुम इनको धार्मिक नहीं ले सकते। क्या नहीं मान सकते? धार्मिक नहीं। अब तुम्हारे मन में कोई थॉट चल रहा हो, कोई बच्चा बता सकता है इनको क्या नहीं माना जाएगा? धार्मिक ग्रंथ नहीं माना जाएगा। तो तुम्हारे मन में, मैडम भगवत गीता को धार्मिक ग्रंथ क्यों नहीं माना जाएगा, ऐसा कैसे बोल सकता है मद्रास हाईकोर्ट? वहां जो जज बैठा है वो कोई मुस्लिम होगा। हमारे मन में विचार आए या नहीं आए? तुम इतने सोच ही नहीं पाए। सोशल मीडिया सोच की, सोशल मीडिया सोच की ना। लोग बैठे नेगेटिविटी देखने के लिए, लोग बैठे क्या? नेगेटिविटी देखने के लिए, पॉजिटिव नहीं देखता। तो यहां तुम्हारे मन में भी, अब मैंने बताया तो कुछ हलचल मची है दिमाग में। मची है नहीं मची? अरे मची है नहीं मची? कहते हैं भगवत गीता को क्या नहीं कहा जाएगा? धार्मिक ग्रंथ नहीं कहा जाएगा। इसको और क्या कहा जाएगा मैडम? तो नैतिक शिक्षा कहा जाएगी। क्या कहा जाएगी? नैतिक शिक्षा। क्या कहा जाएगी मेरे बच्चों? नैतिक शिक्षा कहा जाएगी। अब कुछ विचार थोड़े कम हो गए। सुनो, इस हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है। उन्होंने कहा है भी धार्मिक ग्रंथ जो है, भगवत गीता हिंदुओं की होगी। अरे सनातन धर्म है तो हिंदुओं की होगी। तो हमारे मन में विचार बन गए भी भगवत गीता हमारा धार्मिक ग्रंथ क्यों नहीं हो सकता है? तो जो नेगेटिविटी फैलानी होगी वो कटिंग करेगा, इस बात को वायरल कर देगा। भी मद्रास हाईकोर्ट का जो बैठा है, वहां जज बैठा है, वो हो सकता है कोई मुस्लिम हो सकता है कोई सिख हो, या कोई अन्य ईसाई हो। तो इन्होंने कैसे कह दिया? तो मेरे बच्चों उन्होंने कहा भी भगवत गीता को ना कि एक धार्मिक ग्रंथ माने, उसको क्या माने? नैतिक शिक्षा माने। हर धर्म के लिए उपयोगी है ये। किसके लिए? हर धर्म इसे अपना सकता है। ये भगवान के विचार हैं, जिनको अपने समस्याओं का जो है, उलझने हैं, उनसे निपटारे करने की समस्याओं का जो है समाधान मिलेंगे इनसे। और वेदांत जो है, योग कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं है हिंदुओं ने दिया तो हिंदू ही योग करें बाकी ना करें। अरे ये तो स्वास्थ्य का मैटर है, तो हर किसी को चाहिए स्वस्थ जीवन। तो इन्होंने ऐसी बातें इसके बारे में रखी है। तो तुम्हारे कुछ विचार, मेरे को लगता है भी जो मैं कहना चाह रही थी वो तुम्हारे कुछ शांत हुए। अरे हुए ये नहीं हुए? तो ऐसी बातें मेरे बच्चों, इन चीजों को तुम पकड़ा करो। तुम सोशल मीडिया देखते हो, कोई भी चीज, एक जो है अभी कहानी चली थी, इसी के साथ बता देती हूँ। क्लास में मेरे को कराना तो बहुत कुछ है मेरे बच्चों, चलो मैं बता ही देती हूँ। एक अरावली पर्वत चला था, अरावली पर्वत की कहानी बहुत वायरल हो रही है। अरे हो रही है ना अरावली पर्वत। तुमने भी रील वायरल की होगी, कोई तो बचाओ, कोई स्टेटस लगाया होगा, कोई मैसेज डाला होगा भी बचा लो। फिर कौन कौन गया रे अरावली पर्वत पे बचाने? मैसेज तो कोई हर घर बैठे लगाने वो तो। अरे वो तो घर बैठे लगाने हैं। कौन गया बचाने वहां? घर वाले गए तुम्हारे? ये तुम गए? बचा पाए? फिर वायरल कर दी, बचा लिया तुमने? हवा थी वो, एक क्या थी? हवा थी। जो व्यू बना रहे थे वो बना गए, वो बना गए। और हमने घर वालों को बता दिया। घर वाले, हमारे माँ बाप ये नहीं जानते, अनपढ़, वो तो अरावली पर्वत है क्या भला, वो यही नहीं जानते भी अरावली पर्वत है क्या भला। हमने उनको थोड़ा थोड़ा बताया भी ऐसे ऐसे पहाड़ियां होती है वहाँ, और वहाँ पेड़ पौधे होते हैं। तो क्योंकि मैसेज पढ़ लिया हमने, रील देख ली, उसमें बताया गया भी इधर जो है अरावली पर्वत को खत्म कर दिया तो रेगिस्तान आ जाएगा, आंधियां चलेगी तो मिट्टी आ जाएगी और रेगिस्तान हो जाएगा, और पानी का बहाव आ जाएगा तो सारे कुछ बह जाएंगे। बहना तो है ही एक दिन। जाना या नहीं जाना? क्या अमर रहेंगे? रहेंगे? अंकित कहाँ खो गया? बहुत डीपली चला गया।
तो मेरे बच्चों ये कुछ भी नहीं था। यहाँ क्या कहा गया, उन्होंने कहा गया भाई कि उन्होंने कहा 100 फीट नीची पहाड़ियां उनको खत्म कर दो। तो मेरे बच्चों तुम इतना मतलब फैसिलिटी चाह रहे हो, भी बिल्डिंग नया मकान तुड़वा के पुराना मकान तुड़वा के नया बना रहे हो, तो वहां बजरी रोड़ी क्रेशर जो भी सीमेंट वगैरह चीज चलती है वो कहाँ से आती है? अरे सोच के बताओ कहाँ से आती है? पहाड़ों से आती है। और पहाड़ तुम रोक दोगे तो कहाँ से आएगी वो? तुम ये कहो भी अरावली पर्वत को खत्म ना करो तो पहाड़ कहां से लाए? जम्मू से उठाए? तुम्हारा ये माइंड काम करना चाहिए, तुम सोचो उस चीज को। मेरे बच्चों सोचो, क्या सोच रहे हो तुम? क्या ओपिनियन दोगे मेरे को? रील तुमने वायरल कर दी, मैसेज तुमने वायरल कर दिया, अरावली पर्वत को तुमने बचा लिया, घर वाले तुम्हारे वहां गए हुए हैं, तो तुम क्या सोच रहे हो? मकान कहां से बनाओगे तुम? तो मेरे बच्चों सुनो कहानी क्या है। मेरे को पूरा 100% भाई, मैं तो खुद नहीं गई, मैं खुद अरावली पर्वत नहीं गई, तो मैं मतलब कैसे एक होने वाली हूं, परंतु मेरे ओपिनियन कहते हैं। तो मेरे बच्चों अरावली पर्वत क्या पहाड़ है? वो श्रृंखला है। ये श्रृंखला कहां से लेके कहां तक फैली, पहले तो ये बता दो मेरे को। सबसे पुराना अगर भारत का पर्वत कहे तो अरावली पर्वत है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अगर भाई पर्वतमाला जो है सबसे पुरानी भारत की कौन सी है, तो अरावली पर्वतमाला है मेरे बच्चों। ये कहां से लेके कहां तक फैली, कोई बच्चा बता सकता है? ये गुजरात से लेके मेरे बच्चों राजस्थान होते हुए और हमारे हरियाणा, और हरियाणा से दिल्ली मेरे बच्चों। इसमें एक यूटी आता है, 3 राज्य आते हैं। सुनो, इसमें गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली मेरे बच्चों, यहां तक ये फैली हुई है। तो एग्जाम में बहुत बार पूछता है भी पर्वतमाला कहाँ नहीं फैली, इन तीनों के अलावा कोई और राज्य दे दे, या एक यूटी है इसमें कोई अन्य यूटी दे दे, तो तुमसे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है। तो कहां कहां फैली है? 3 राज्यों में फैली है, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, हरियाणा के बाद दिल्ली। क्लियर? तो यहां जो मेरे बच्चों आसपास के लोग थे, मैं तुम्हें एक छोटा सा कहानी के तौर पे इस कहानी को समझाऊंगी और इसको खत्म करते हैं मेरे बच्चों। कहानी मेरी कभी खत्म नहीं होगी वैसे तो। अब जैसे तुम ये उपले कौन थापता? थेपड़ी। थेपड़ी गांव में थापते हैं, माताएं थापती हैं। बाड़े होते हैं हमारे खुद के, तो किसी किसी के होंगे, बाकी सरकार के ही होते हैं। जगह में होती है थापने वाली, वो सरकारी जगह ही होती है। अरे खुद की तो किसी किसी की होगी, मैंने ये बात पहले बोल दी है। तुम इतने सारे तुम अपने पे ना ले गए, चलो सरकारी जगह ही होती है, बाकी तो खुद की तो किसी किसी की होती है। रेडी लगाता है सरकारी जगह ही होगी, उसकी खुद की तो थोड़ी है। और रेडी अगर उसको लगाते हुए, चलो शहर वालों को इससे समझा देती हूँ, रेडी लगाता है कोई किसी चीज की लगा रहा है, तो उसकी खुद की तो है ही नहीं, सरकार की है। थोड़ा बहुत पैसा दे रहा है, भी कोई चार्जिंग ले रहा है। वो पहले थोड़े टाइम पहले कोई चार्जिंग नहीं था, तो पहले लगा रहा था। एक लंबा अर्स बीत गया, उसको 10-12 साल हो गए वहां रेडी लगाते लगाते, तो उसका ये उसको महसूस होने लग जाता है ये जगह मेरी है, किसी की नहीं है। ये उसके विचार बन जाते हैं उसके प्रति, जबकि उसको पता नहीं होता ये तेरी कोई खरीदी हुई जगह नहीं है। बन जाते हैं ही नहीं बन जाते। तो यहाँ अरावली के पास लोग रह रहे थे, इनके आसपास जो लोग रहते, तो उन्होंने सोचा अरावली हमारी है। यही सोचा होगा? अरे सोचा ही नहीं सोचा। तो भाई गांव में जैसे अगर हम बाड़े की बात करें, तो बाड़े में माँ सोचती है ये जगह मेरी है और किसी की नहीं है। इधर से उधर कोई थेपड़ी छाना मतलब लकड़ी होगी, तो माँ पड़ोसियों के साथ लड़ाई करती है। उधर शहर वाले जो है रेडी लगाता है, कोई किसी दूसरे दिन कोई और व्यक्ति वहां रेडी लगा ले, तो मरने कटने पे आ जाता है। आता ही नहीं आता। अरे आते ही नहीं आते। 10 साल से रह रहा है, कोई रेडी और लगा जाए, मार कहे मेरी है, तेरी क्यों, तूने कौन सी खरीद रखी है? बात सच है, बात सच है ना, खरीद रहे हैं। अरावली के पास रह रहे हैं, वो कह रहे हैं बस उन्होंने मान लिया भी अरावली हमारी है। उन्होंने क्या किया मेरे बच्चों, जैसे ही मार्केट में डिमांड बढ़ी किसकी, रोड़ी की, बजरी की, क्रेशर की, तो उन्होंने छोटे छोटे औजार अपनाए और वहां से थोड़े थोड़े पत्थर जो काटना शुरू कर दिया। इसे अवैध जो है बोलते हैं, संरक्षण किया उन्होंने, अवैध किया। तो थोड़ा थोड़ा था तब तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा किया उन्होंने, मार्केट में निकाल दिया, उनके पास पैसे आते जमा हो गए, उनकी कोई खर्चा भी नहीं लगा, कोई पता भी नहीं चला, क्योंकि इतने लोग एडवांस कहाँ थे। आज से तुम सोचो 50 साल लोग पहले एडवांस कहाँ थे। तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा इसके आसपास धंधा शुरू किया। उनका धंधा भी जैसे पैसे आते गए तो पैसे जमा होते गए, बहुत सारे धनवाड़ लोग हो गए। वो तो धनवाड़ हो गए तो उन्होंने क्या किया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर दी। फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर दी तो उनके पास अच्छे औजार भी आ गए, तो उन्होंने धीरे धीरे उसको संरक्षण, गोदाम, तुमने देखा होगा पहाड़ी पे जो है ये कौन क्या होती है रे,
जिसको खोदते हैं पहाड़ों को, उसको क्या बम ब्लास्ट से भी उड़ाया जाता है, भी पहाड़ों को छोटा उनको खत्म किया जाता है, परंतु जो है कंपेन वगैरह जो है ये जेसीबी वगैरह वहां चढ़ाई जाती है तो उनको खत्म करना शुरू कर दिया। ये बात सरकार को पता चली, ये बात धीरे धीरे जैसे सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया वालों ने फोटो खींच के भेजी होगी कहीं और वही चीज सरकार के पास पहुंची, तो यही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भी उनको बचाया जाए। अरावली को बचाने की बात कही और सोशल मीडिया ने क्या कहा, सरकार ने कहा अरावली को खत्म कर दिया जाए, तो उन्होंने कहा भी उनको ठेका लिया जाए और ठेका देना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे बच्चों हम अगर मकान बनाएंगे इतना करेंगे तो पत्थर कहां से लेके आएंगे, कुछ तो करना ही होगा, अरे कुछ करना ही होगा। अब बिजली बनाने के लिए कोयला चाहिए, सबसे ज्यादा कोयला हमारे यहाँ, कोयला तुम्हें पता है अभी खत्म होने जा रहा है, तो लोग क्या सोच रहे हैं, अलग से सोच रहे हैं, पानी से बिजली बना रहे हैं। पानी से बिजली बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, परंतु उसके अलावा क्या सोच रहे हैं, परमाणु संयंत्र लगा रहे हैं, इधर हमारे लगा है ये फतेहाबाद में, तो इसका नेगेटिविटी बहुत भी है। ये जब जिस दिन कुछ बाहर निकल गई किरणें तो हमें उसी की चपेट में आ जाएंगे। तो इतना सारा कुछ लेके चलते हैं तो मेरे बच्चों कुछ भी हमें कर नहीं सकते। तो इतना कुछ इस वायरल मत करो, समझाओ उस बात को, और तुम सोच कोई भी बात फैलाने से पहले सोच लिया करो थोड़ी सी, ठीक है। कोई भी, मैं हर ये नहीं कह रही कोई एक बच्चे को कह रही, तुम सोचो। तो अरावली मेरे बच्चों वहां ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको पकड़ो, उनको दबोचो। उन्होंने दबोचा नहीं, पहले जो सरकारें थी हर कोई चाहता है सरकार पैसे दे, तो उन्होंने जो लोगों के पास बहुत सारी बड़ी मोटी कमाई आ गई, मोटी कमाई आ गई तो सरकारी कर्मचारी वहां पहुंचा और मोटी कमाई उसके मुंह में डाल दी, वो बंद हो गया सिस्टम, समझे। जिनके पास मोटी कमाई आ गई, पैसे का पता ही नहीं है उनके पास कितना पैसा है, और जहां को वहां सरकारी कर्मचारी रोकने पहुंचा तो उन्होंने वो कमाई उसके मुंह में डाल दी, बंद कर दिया उसका मुंह, समझ गए। वो आगे कर्मचारी बोला ही नहीं। बाद में जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ा, जैसे जैसे लोग बढ़े, तो उन्होंने कहा भी ये तो गलत हो रहा है, तो कोर्ट तक फैसला पहुंचा, तो उन्होंने कुछ समाधान उठाए और तुमने वायरल कर दिया। तो मेरे बच्चों कोई भी बात फैलाने से पहले, कोई भी नेगेटिविटी किसी भी बारे में हो सकती है, तुम्हारे बारे में भी हो सकती है, संस्थान के बारे में भी हो सकती है, तो उस नेगेटिविटी को गहराई से जानो। गहराई से नहीं तुम जान सकते, तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो उसकी अफवाह मत फैलाओ। तो ये विचार है मेरे बच्चों, समझे। अरे समझे या नहीं समझे। तो ये कहानियां होती है मेरे बच्चों, सोशल मीडिया, हर कोई बात सच्चाई नहीं है, कौन पकड़ सकता है, और छुपा किसी से नहीं है। मान लो छोटी सी कहानी है, अगर तुम्हारे कोई इश्यू हो जाता है, यहाँ कोई भी इश्यू हो सकता है, और तुम्हें बाद में इश्यू के लिए तुम्हें जेल में ले जाए सभी बच्चों को, तो तुमसे कितने बच्चे हैं जो सच्चाई बताएंगे, कोई नहीं बताएगा। हर कोई चाहेगा मैं बच जाऊं, मैंने दिखा ही नहीं, मैं तो उस टाइम था ही नहीं। हर कोई बचना चाहता है, हर कोई पीछा छुटाना चाहता है। तो मेरे बच्चों हर कोई लोग जो चाहते हैं, परंतु इतना कुछ नहीं है। सरकार जो है वो अपने, सरकार को भी पता है, जब सरकार, अरे हम चाहते हैं भी मोदी गलत है, तुम चाहते हो मोदी गलत है, मैं भी चाहती हूँ मोदी गलत है, परंतु मोदी क्या पूरी लाइफ का ठेका ले रखा, मोदी क्या पता कल चला जाए। अरे देश का प्रधानमंत्री क्या पता कल चला जाए, ठेका थोड़ी है मोदी के पास, वो कई साल जिएगा। तो ये कोई मेरे बच्चों इन विचारों से, तुम मेरे को ये विचार आज क्यों बताने थे, क्योंकि मेरे को इतने दिन ये लग रहा है भी बच्चे ना कहीं गुमराह हो रहे हैं। तुम्हारा पढ़ने का टाइम है, तुम फोकस किया करो, इन चीजों पे मत ध्यान दिया करो, ठीक है। अरावली पर्वत से याद रखना कितने राज्यों में फैली हुई है, 3 राज्य और 1 है डिस्ट्रिक्ट है मेरे बच्चों। तो यहां से तुम्हारा क्वेश्चन बन गया भी, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी, भी अरावली पर्वत है। और न्यू वाली पूछे कौन सी है, हिमालय वाली। चलो अब आ जाओ इस पे। मेरा तो गला भी सूख गया, तुम्हारे समझ में आया नहीं आया वो मेरे को पता नहीं है, सुना रहे मेरे बच्चों। अब हम क्या पढ़ेंगे, गुप्तोत्तर वंश पढ़ेंगे तो क्या मेरे बच्चों ये सारा बना लिया, सभी ने सारा बना लिया। तो अब इसमें सारी कहानी, एक ही बात में सारी कहानी समाप्त हो जाएगी, फिर हम मेन बातें लिख लेंगे। सुनो मेरे बता, यहाँ जो था ये वर्धन वंश है, कहाँ पड़ता है ये वर्धन वंश, कुछ हरियाणा वाला कुरुक्षेत्र वाला क्षेत्र है और कुछ इधर वाला है भी यूपी का। उसमें कोई नापतोल नहीं था, परंतु बताया गया भाई दिल्ली, और जो है दिल्ली इसी में आ जाएगी, इसी में आ जाएगी। तो ये वाला क्षेत्र जो था, वहां कौन सा वंश चल रहा था, वर्धन वंश चल रहा था। कौन सा चल रहा था, वर्धन वंश चल रहा था। इसी वर्धन वंश के जो है संस्थापक हुए हैं वो पुष्यभूति हुए। कौन हुए मेरे बच्चों, पुष्यभूति। पुष्यभूति
वर्धन वंश के क्या थे मेरे बच्चों? संस्थापक थे। परंतु इसी वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। इसी के नाम से इसे क्या बना दिया गया था? एक वंश बना दिया गया। मैं अलग कलर से लिख रही हूं, तुम्हें ध्यान रही। अब सुनो, वर्धन वंश जो था उसके संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति थे। कौन थे? पुष्यभूति थे। उसी पुष्यभूति को क्या कहा आगे? पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। वर्धन वंश को और क्या कहा जाता है? पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना हुआ, वर्धन वंश को क्या कहा गया है? पुष्यभूति वंश कहा गया है। ठीक है। इसी के फिर संस्थापक जो आते हैं मेरे बच्चों, जो वास्तविक संस्थापक आते हैं वो प्रभाकर वर्धन। कौन आते हैं? प्रभाकर। वह लगा लेना, एक मिनट मेरे बच्चों, ये है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन आते हैं। कौन आते हैं? प्रभाकर वर्धन आते हैं। किस वंश के मेरे बच्चों? वर्धन वंश के। संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति थे। कौन थे? पुष्यभूति थे। परंतु बाद में लोगों ने इस वर्धन वंश को क्या कर दिया? पुष्यभूति वंश कहने, अलग अलग इतिहासकारों ने इसको कह दिया, वर्धन वंश को क्या कहा गया? पुष्यभूति वंश कहा गया। वास्तविक संस्थापक थे वो कौन थे? प्रभाकर वर्धन थे। कौन थे मेरे बच्चों? प्रभाकर वर्धन थे। इसी प्रभाकर वर्धन की 3 संतान हुई है मेरे बच्चों। इसकी क्या हुई है? 3 संतान हुई है। 3 संतान के नाम लिखो मेरे बच्चों। राज्यवर्धन, राज्यवर्धन, दूसरा है हर्षवर्धन, और तीसरी है एक इसकी बेटी है राजश्री मेरे बच्चों। राजश्री। 2 बेटे हैं और एक बेटी है। ठीक है। सबसे बड़ा बेटा राज्यवर्धन है, उसके बाद उसकी बेटी है राजश्री, और उसके बाद उसका बेटा छोटा हर्षवर्धन में। तो ये कहानी इन्हीं के आसपास चलेगी। अब तुम्हें ये नाम ध्यान से सुनना है और पूरी कहानी पूरा हम इसमें वर्धन वंश में तुम्हें पढ़ा दूंगी और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा अभी पूरा वर्धन वंश हो गया। अब सुनो कहानी क्या है। तो मेरे बच्चों कहते हैं अभी प्रभाकर वर्धन और इसकी पत्नी थी वो यशोदा थी, उन दोनों की जो है प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। तो उसकी जो पत्नी यशोदा उसके साथ सती हो जाती है। यह कहानी, ये सती प्रथा की जानकारी हमें कौन सा अभिलेख देता है? एरण अभिलेख। वहां पता चलता है, और ये बात जो है किसको पता चलती है? हर्षवर्धन को भी पता चलती है। बाद में लेट पता चलती है उसे भी, उसकी मां सती हो गई थी तो उनको भी बहुत आघात पहुंचा था। तो हमें एरण अभिलेख सती प्रथा की जानकारी देता है। वो किसकी कहानी पे देता है? इन्हीं की देता है मेरे बच्चों, प्रभाकर वर्धन और इसकी पत्नी यशोदा के बारे में वो कहानी बताता है एरण अभिलेख। क्लियर है? एरण अभिलेख वाला डाउट क्लियर हो गया ना। उसके बाद जो है मेरे बच्चों, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने के बाद जो उनका बेटा आता है, कौन उसकी गद्दी पे? राज्यवर्धन आता है। परंतु कहते हैं भी प्रभाकर वर्धन जो है अपनी बेटी का ब्याह जो है किसका भी? राजश्री का ब्याह मोखरी वंश के राजा ग्रह वर्मा के साथ कर देता है। ग्रह वर्मा के साथ किसका ब्याह कर देता है? अपनी बेटी राजश्री का ब्याह कर देता है। कौन कर देता है? उसी के पिता प्रभाकर वर्धन कर देता है। कौन कर देता है? उसी के पिता प्रभाकर वर्धन कर देता है। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है ना। तो मेरे बच्चों ये कहते हैं भी राजश्री इसी ग्रह वर्मा, जो कहां का राजा है मेरे बच्चों? कनौज का राजा है। कहां का राजा है? कनौज का राजा है। और जो राज्यवर्धन वो कहां की रहने वाली थी? वर्धन वंश की। कहां की? जो कुरु वंश था। कौन सा था? कुरु साम्राज्य था। जैसे कनौज पढ़ते हो वैसे कुरु साम्राज्य था। यहाँ कुरुक्षेत्र में कौन सा साम्राज्य था? कुरु साम्राज्य था। तो वहां कौन सा वंश? वर्धन वंश। यहाँ कनौज में कौन सा वंश? मोखरी वंश। तो जो राजश्री थी वो किस वंश से थी? वर्धन वंश से थी। और जो ग्रह वर्मन था वो किस वंश से था? मोखरी वंश से था। वो कनौज का था और वो कुरु से थी। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद कहते हैं भी इसी ग्रह जो वर्मा है इसकी जो हत्या करता है वो कौन करता है? देवगुप्त नाम का व्यक्ति करता है। जो किसका? उत्तर गुप्त वंश, जो मालवा का राजा। सुनो अब ध्यान से मेरे बच्चों, मैं अलग कलर से इसको डिनोट कर देती हूँ। इसी ग्रह वर्मा की जो है मृत्यु करता है, हत्या करता है, वो कौन करता है? मालवा का चोल पे आ गई मेरे को, ये पास से कम ही दिखाई देता है। चलो, ग्रह वर्मा की हत्या कौन करता है? मालवा का राजा देवगुप्त करता है। इसी ग्रह वर्मा की हत्या कौन कर देता है? मालवा का राजा देवगुप्त कर देता है।
और देवगुप्त वंश पूछे तो उत्तर गुप्त वंश का राजा है, ठीक है। और पूछे कहाँ, परंतु उत्तर गुप्त वंश नहीं पूछा गया, ये पूछा गया था भी जो है गृह वर्मा की हत्या कर दी थी वो कहाँ के राजा ने कर दी थी, तो मालवा के राजा देवगुप्त ने कर दी थी। क्लियर, क्लियर। इसी बात की जानकारी किसको मिलती है, राज्यवर्धन को मिलती है। इसी बात की जानकारी किसको मिलती है, राज्यवर्धन को। कहते हैं भी राजश्री वो चाहती थी मैं अपने किसके साथ सती हूं, अपने आदमी के साथ, जैसे गृह वर्मा के साथ वो उन्होंने माता की सुनी होगी तो उन्होंने कहा भी मैं भी सती होना चाहती हूँ, तो इसको बचा लिया जाता है। कौन बचाता है, ये बात हर्षवर्धन उसको बचाना चाहता है, भी छोटा ही था, 16 साल का था हर्षवर्धन, ये कहानी घटती है। तो कहते हैं भी उसको बचा लिया गया, भी सती नहीं होना, तो वो कहते वो उसके मानसिक संतुलन खो चुकी थी और वो जंगलों में चली जाती है। ये तो मनगढ़ंत कहानी है मेरे बच्चों, मैं तुम्हें सच बताऊं, हिस्ट्री मनगढ़ंत कहानी है, ऑथेंटिक बात जो है कम ही पता चलती है। तो वो कहते हैं जंगलों में चलेगी, मानसिक स्थिति खराब होगी, वो उसके साथ सती होना चाहती थी। तो ठीक है, यह तुम्हें याद रखना है। उसके बाद जो ये बात जो है भी गृह वर्मा की हत्या कर दी है किसने, देवगुप्त ने, जो मालवा का राजा है। ये बात किसको पता चलती है, राज्यवर्धन को पता चलती है। और राज्यवर्धन जो है देवगुप्त को मारने के लिए निकल पड़ता है। राज्यवर्धन जो है किसको मारने के लिए निकल पड़ता है, देवगुप्त को मारने के लिए निकल पड़ता है। और जो है राज्यवर्धन है किसकी हत्या कर देगा, देवगुप्त की हत्या कर देगा। राज्यवर्धन किसकी हत्या कर देगा, देवगुप्त की हत्या कर देगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है भी देवगुप्त की हत्या कौन करेगा, राज्यवर्धन करेगा। और गृह वर्मा की हत्या कौन करेगा, देवगुप्त करेगा। इतना क्लियर है कहानी, अरे क्लियर है। सुनो अब आगे जो है मेरे बच्चों, ये बात भी देवगुप्त की हत्या कर दी किसने, राज्यवर्धन ने। तो यह बांग्ला वाला क्षेत्र है, यहां जो गौड़ वंश का राजा शशांक, मेरे बच्चों गौड़ वंश का राजा शशांक को यह बात पता चलती है कि देवगुप्त की हत्या राज्यवर्धन ने कर दी है। क्योंकि शशांक जो था वो देवगुप्त का क्या था, धनी दोस्त था, मित्र था। शशांक देवगुप्त का क्या था मेरे बच्चों, मित्र था। क्या था, मित्र था। ये बात खबर किसको मिलती है, शशांक को मिलती है। यह वही शशांक है मेरे बच्चों जो मैंने तुम्हें एक दिन बताना चाहा भी, जब शशांक का जिक्र आएगा तब बताऊंगी, जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। जिसने किस वृक्ष, पहले ये कहानी लिख लो, एग्जाम में बहुत बार है भी, बोधि वृक्ष को अरे क्या लिख दिया, बोधि वृक्ष को कटवाया था किसने, शशांक ने। बोधि वृक्ष कौन सा मेरे बच्चों, जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस वृक्ष के नीचे, कौन सा वृक्ष, पीपल का था, पीपल का वृक्ष जो कहां पड़ता है, जहां महात्मा बुद्ध को क्या हुई थी, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था भी, संबोधन जिसको बोलते हैं, संबोधित बोलते हैं। क्लियर है। तो उस वृक्ष को कौन कटवाता है, शशांक कटवा देता है। किसका मित्र है, देवगुप्त का। और देवगुप्त की हत्या होगी वो किसको पता चलती है, शशांक को। तो शशांक राज्यवर्धन को नुनता देता है, तेरा शाम का खाना हमारे ही है, मित्रता से प्रेम से बुलाता है भी, तेरा तुमने हत्या करती, तो देव राज्यवर्धन किसको बुलाता है, राज्यवर्धन को। तो राज्यवर्धन को लगता है भी इतना बुला रहा है तो खाने पे तो जाते हैं, हमें बुला ले तो हम चले जाते हैं। तो किस वंश का राजा बुला रहा है, गौड़ वंश का राजा शशांक बुला रहा है राज्यवर्धन को भी, आज खाना हमारे घर ही है। धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। खाने पे जब वो बैठता है, भी खाने पे बैठते हैं तो हथियार थोड़ी, मतलब पूरी खाने वाली पोजीशन ही लेते हैं, और मतलब धमकी देते तो सामने तैयार होते हैं। सामने वाला हमें गाली गलौज करता है तो हम भी पूरा तैयार होते हैं। और वो प्रेम से बुलाए और प्रेम से बिठाए तो हमारी जो अंदरूनी बातें हैं वो भी हमें प्रेम से ही कहती है, प्रेम से हम बैठ जाते हैं। खाने की थाली पे जैसे बैठता है, शशांक उसकी हत्या कर देता है। किसकी, राज्यवर्धन की। तो राज्यवर्धन की हत्या कौन करता है मेरे बच्चों, हत्या कर देता है कौन, शशांक नाम का व्यक्ति कर देता है, जो गौड़ वंश का राजा है। और किस क्षेत्र में गौड़ वंश था, बंगाल क्षेत्र में। किस क्षेत्र में था, बंगाल क्षेत्र में। क्लियर मेरे बच्चा, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत। जब राज्यवर्धन की हत्या होगी, इधर राजश्री का सुहाग उजड़ गया, राजश्री जो है भाई मानसिक संतुलन खो चुकी है, तो हर्षवर्धन मात्र 16 साल का एक बच्चा। अब इसकी कहानी शुरू होगी मेरे बच्चों।
हर्षवर्धन है उस टाइम कहते हैं भी 16 वर्ष का था। क्या था? 16 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 16 वर्ष का था मेरे बच्चों। तो एक 16 वर्ष के बच्चे के सामने उसका माँ बाप चले गए हो, उसका भाई की हत्या कर दी गई हो, उसके बहन का सुहाग छीन गया हो, तो वो क्या करे? तुम सोच के देखो, उस कंडीशन में होते तो तुम क्या करते हैं? 16 साल से तो सारे बड़े हैं, अरे सारे बड़े हैं, तो तुम्हारी थिंकिंग क्या कहती? तुम सोचो वो कितने प्रतापी राजा हुए, उन्होंने सारा कुछ संभाला, उन्होंने संभाला, गद्दी पे बैठा। कहाँ की गद्दी पे बैठा? कुरु वंश जो है, कुरु साम्राज्य जो है, कौन सा वंश? वर्धन वंश की गद्दी पे बैठता है और वो सब कुछ संभालने की चेष्टा करता है। कहते हैं इतना बहादुर बच्चा था जिसका जन्म 590 ईस्वी में हुआ। 590 ईस्वी में हुआ। तो इसके जन्म से बहुत बार क्वेश्चन आता है भी इसका जन्म किस शताब्दी में हुआ? तो शताब्दी बताओ, लिखना नहीं है तो मैं आगे लिखाऊंगी मैं सारी बातें। तो किस में हुआ मेरे बच्चों? 6ठी शताब्दी में। किसका जन्म हुआ? हर्षवर्धन का जन्म हुआ। किस वर्ष में हुआ? किस शताब्दी में हुआ? 6ठी शताब्दी में। 590 में हुआ तो 6ठी शताब्दी हुई ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि हर्षवर्धन ने अपना राज्य अभिषेक करवाया, गद्दी पे बैठा, तो वो कौन सी शताब्दी में बैठा? तो कौन सी शताब्दी में? 16 साल का हो गया तो 606 ईस्वी के आसपास बैठा। तो कौन सी शताब्दी चल गई? 7वीं शताब्दी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया। इन्होंने, उनका जन्म कौन सी शताब्दी में हुआ? 6ठी शताब्दी में हुआ। और वो राज्य गद्दी, जो राजगद्दी सिंहासन पे बैठा, तब कौन सी शताब्दी थी? 7वीं शताब्दी आ गई थी। 606 ईस्वी में वो अपना सिंहासन संभालता है मेरे बच्चों। और उसके बाद वो शशांक की हत्या करता है, इसको मारता है और बाद में अपना साम्राज्य का विस्तार करता है। तो हर्षवर्धन के बारे में बताया जाता है भी उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी जो बनाया था, दूसरी राजधानी किसको बनाई थी मेरे बच्चों? उन्होंने कनौज को अपनी दूसरी राजधानी बना ली थी। और हर्षवर्धन है, इन्होंने जो है, ब्लैक कलर चल जाएगा ना इस पे, हाँ, इन्होंने वर्धन और जो है कनौज तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। किसने? हर्षवर्धन ने। तो वहां राजश्री को गद्दी पे बिठा देता है, उसका मानसिक संतुलन ठीक हो जाता है, फिर वो कारोबार संभालती है और वो जो कनौज को अपनी क्या बना लेता है? दूसरी राजधानी बना लेता है। तो 3 बातें होगी हर्षवर्धन के बारे में। एक तो उनका जन्म कौन सी शताब्दी में? 6ठी शताब्दी 590 ईस्वी में। एक उसकी जो है सिंहासन पे बैठने की जो है उम्र 16 साल की थी, जो 606 ईस्वी में बैठता है, जो कौन सी शताब्दी में? 7वीं शताब्दी। याद रखना मेरे बच्चों। तीसरा, उन्होंने दूसरी अपनी राजधानी को कौन सी बनाया? कनौज को बनाया। तो उसका साम्राज्य का विस्तार कहां तक हो गया मेरे बच्चों? इस क्षेत्र में उसका साम्राज्य का विस्तार हो चुका था। ठीक है। फिर उन्होंने चाहा भी मैं दक्षिण भारत की तरफ अपना राज्य का विस्तार करूं, तो इधर जो है मेरे बच्चों, अगर तुमने देखा होगा नर्मदा नदी बहती है। यहाँ कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। इसका जिक्र पहले भी आया है। तो वो कहता है, ये कहा भी उन्होंने 606 से लेके 647 वर्ष तक अपना शासन किया। 647 जो है ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाएगी। किसकी? हर्षवर्धन की। तब तक उन्होंने शासन किया। और कहते हैं भी हर्षवर्धन ने हजारों लड़ाइयां लड़ी थी, एक भी लड़ाई नहीं हारा था। परंतु हमें एक जो है जानकारी मिलती है भी यहाँ भी नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशियन मेरे बच्चों, पुलकेशियन द्वितीय ने, पुलकेशियन है प्रथम ने किसको हरा दिया था? हर्षवर्धन को। यह जानकारी हमें कौन सा अभिलेख देता है? कोई बच्चा बता सकता है? सुनो, पुराने बच्चों से उम्मीद कर रही हूं, नए बच्चों को कह ही नहीं रही। सुनो, मैंने कहानी बताई, दोबारा सुनो मेरे बच्चों। सारी कहानी, तुम्हारे क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे, फिर तो वन लीनियर लिखना ही है भी। जो है हर्षवर्धन कहते भी एक भी लड़ाई नहीं हारा था, परंतु जो है ए होल अभिलेख, कौन सा अभिलेख मेरे बच्चों? ए होल अभिलेख। मैं इधर लिख लेती हूँ भी, कहाँ लिखूं? चलो अलग कलर से यहाँ लिख देती हूँ। कौन सा अभिलेख बताता हमें? ए होल अभिलेख हमें जानकारी देता है भी पुलकेशियन द्वितीय के साथ जो नर्मदा नदी के किनारे जो लड़ाई हुई थी, किसकी? हर्षवर्धन की, वो हार गया था। हर्षवर्धन को हरा दिया था किसने? पुलकेशियन प्रथम ने। किस नदी के किनारे हुई थी? नर्मदा नदी के किनारे हुई थी। ये जानकारी हमें कौन अभिलेख देता है? ए होल अभिलेख देता है। ये बात बताई गई एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है। 2 इसके दरबारी रहे हैं मेरे बच्चों। एक बाणभट्ट रहा है, बाणभट्ट इसका कवि रहा है और खुद भी एक कवि बताया गया है भी। हर्षवर्धन ने 3 पुस्तकें लिखी थी, कौन सी? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागादश।
ठीक है। और जो है इसका कवि रहा बाण भट्ट है, उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी है, एक हरस्त्रीत लिखी है, एक कादम्बरी लिखी है, परंतु कादम्बरी में हरियाणा का कोई जिक्र नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हरस्त्रीत में बाण भट्ट की जो कवि पुस्तक है हरस्त्रीत, उसमें सारी जानकारी मिलती है किसकी, हर्षवर्धन की, परंतु उसमें यह जिक्र नहीं किया गया भी हर्षवर्धन कोई लड़ाई भी हारा था, क्योंकि जो कवि होते हैं तो प्रशंसा ही करते हैं, उनकी नेगेटिविटी थोड़ी बताते हैं। तो तुम सोच सकते हो ये तो हमेशा चलती आ रही है। मान लो हमारे शासन काल में रह रहे हो, तुम यहाँ रह रहे हो, तो हमारी नेगेटिविटी बाहर थोड़ी बताओगे, हमारी अच्छी बातें बताओगे। नेगेटिविटी बताई तो तुमसे अगला ये कह दे तुम क्यों जा रहे हो, यही होता ना। तो नेगेटिविटी कोई नहीं बताता मेरे बच्चों, तो उसकी प्रशंसा ही करता। तो ये ध्यान रखना। तो हमें कौन सा अभिलेख जानकारी देता है भी हर्षवर्धन है एक बार हारा था, कौन सी नदी, नर्मदा नदी के किनारे जो लड़ाई हुई थी, कौन सा अभिलेख बताता है, ये वाला अभिलेख बताता है। बहुत बार क्वेश्चन आया, ठीक है। तो नर्मदा नदी से क्वेश्चन क्या बताया तुम्हें, बताओ रे, क्वेश्चन तो बताया तुम्हें। भारत की ऐसी 2 नदियां जो अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी, ताप्ती और नर्मदा नदी। बाकी सारी की सारी नदियां कहां गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। याद रखना, नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं भारत की जो कहां गिरती है, अरब सागर में गिरती है। बाकी सारी नदियां कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। परंतु इसके साथ इनकी सहायक नदियां भी आती है कुछ, जैसे माही का बताया मैंने। माही नदी है जो किस रेखा को 2 बार काटती है मेरे बच्चों, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में पूछे गए हैं। अब बताओ भी कहानी तुम्हें अच्छी लगी या नहीं लगी, तो है लगी या नहीं लगी, समझ में आया। मैंने तो तुम्हें भी बहुत कोशिश की है तुम्हारे ओपिनियन बदलने की, तुम्हारे समझाने की। तो ये मेरे बच्चों कल हम इसको सारा का सारा लिखने का काम करेंगे। आज सारी कहानी तुम्हें बता दी, और ये जैसे कहानी बताई मैंने, तुम जब जाओ इस कहानी को रिकॉल करते जाना, तुम्हें एक भी क्वेश्चन तुम्हारा इससे बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है, अरे क्लियर है। तो मेरे बच्चों 2 करंट के क्वेश्चन है, वो लिखो पहले तो। लिखो मेरे बच्चों। एक पुस्तक जो है चर्चाओं में चल रही है मेरे बच्चों, पहले तो उस पुस्तक का नाम लिखो, द ग्रेट क्या नाम है मेरे बच्चों, द ग्रेट पूरा नाम सही लिखो। हाँ, सेक्शन ने आदन है सन्य हैक मेरे बच्चों, हैक। ये पुस्तक चर्चाओं में चल रही है मेरे बच्चों। ये पुस्तक है मेरे बच्चों उर्जित पटेल की। किसकी है, उर्जित पटेल मेरे बच्चों। ये पुस्तक जो है चर्चाओं में, तो तुमसे कई बार पुस्तकें भी पूछता है। द ग्रेट सेक्शन हैक मेरे बच्चों। ये बुक जो है किसकी है, ये पुस्तक उर्जित पटेल की। उर्जित पटेल का नाम सुना ही होगा। ये उर्जित पटेल वह व्यक्ति है जिस टाइम क्या हो गई थी, नोटबंदी हुई थी या बाद में आए थे, हाँ जी, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा मेरे प्यारे भाई और बहनों आज से 500 और 1000 का नोट बंद होने जा रहे हैं। उर्जित पटेल तो कौन से नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं मेरे बच्चों, 24वें नंबर के। कौन से नंबर के हैं, 24वें नंबर के गवर्नर रह चुके हैं, अब है नहीं, रह चुके हैं। अब कौन से नंबर का आरबीआई गवर्नर है, कौन से नंबर का है, 26वें नंबर का। कौन सा है मेरे बच्चों, 26वें नंबर का। कौन है मेरे बच्चों, संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा, मल्होत्रा है, ये है, ध्यान रखना, ये गह नहीं है, ये संजय मल्होत्रा है। तो 25वें कौन रह गए, वो याद कर लो, कौन थे, शक्तिकांत दास। बीच में रह गया ना 25 का, 24 का मैंने बता दिया कौन थे, उर्जित पटेल थे, और 26 का कौन है, संजय मल्होत्रा। तो बीच वाला 25 वाला कौन रह गया, शक्तिकांत दास। लिख लेना तुम,
अब जो है मेरे बच्चों ये कार्यकारी निर्देशक बने हुए हैं वर्तमान में आईएमएफ के, आईएमएफ जिसके पहले भारतीय इंडिया के क्या बने हुए, किसमें, आईएमएफ में क्या बने हैं, कार्यकारी निर्देशक में, कार्यकारी निर्देशक के पद पर है, कहां मेरे बच्चों, आईएमएफ में। कहां मेरे बच्चों, आईएमएफ में। कौन, उर्जित पटेल। वर्तमान में ये कहां है, आईएमएफ में है, क्या है, कार्यकारी निर्देशक हैं, और जो है किसकी तरफ से, भारत की तरफ से। और जो है ये आईएमएफ क्या बोला है मेरे बच्चों, ये क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मेरे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष मेरे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसकी फुल फॉर्म है मेरे बच्चों, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। आईएमएफ की फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मेरे बच्चों, क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मेरे बच्चों। हिंदी में अगर करो तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है मेरे बच्चों, क्या है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये दो संगठन साथ में आते हैं, इसके के साथ ही हम किसका जिक्र करते हैं, वर्ल्ड बैंक का, विश्व बैंक मेरे बच्चों, वर्ल्ड बैंक का भी जिक्र करते हैं। इनकी जो है स्थापना हुई थी, ब्रिटेन वुड्स हुआ था मेरे बच्चों, जो कब हुआ था, 1944 में। ब्रिटेन वुड्स कब हुआ था, 1944 में था। इसकी कहानी बहुत लंबी है, वो मैं आज नहीं बताऊंगी, टाइम हो चुका है। तो ये अस्तित्व में कब आ गए थे दोनों के दोनों, 1945 में। काम करना शुरू कब कर दिया था, 1945 में। इन दोनों का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, अरे बातें नहीं, तुम थक चुके हो, इसका मतलब पीछे भी। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, वॉशिंगटन में पड़ता है। कहां पड़ता है मेरे बच्चों, वॉशिंगटन में पड़ता है। वॉशिंगटन कौन सा मेरे बच्चों, डीसी, वॉशिंगटन है डीसी। वॉशिंगटन डीसी जो है ये किसकी राजधानी है, किसकी कैपिटल है, यूएसए की। किसकी कैपिटल है, यूएसए की मेरे बच्चों। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, वॉशिंगटन डीसी में पड़ता है। और वॉशिंगटन डीसी जो किसकी राजधानी है, यूएसए की है। और जो है मेरे बच्चों यूएसए के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं, डोनाल्ड ट्रंप। कौन से नंबर के, 47वें नंबर के। कौन से नंबर के, 47वें नंबर के। क्लियर है। कोई बच्चा बता सकता है भी वॉशिंगटन डीसी जो है किस नदी के किनारे शहर बसा हुआ है, पोर्टमैक है, नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, कौन सा भी, वॉशिंगटन। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है, लिख लो। मैं जब तक खुद नहीं, मैं नहीं लिखती ना, तुम ही नहीं लिखती। पोर्टमैक नदी में बच्चों, नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, कौन सा, वॉशिंगटन डीसी। पोर्टमैक नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, कौन है, वॉशिंगटन है डीसी में बच्चों। क्लियर है, अरे क्लियर है। तो जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं, घुमा रही हूं, जोड़ रही हूं एक दूसरे के, वैसे तुम्हें पढ़ना है जब तुम्हारा एग्जाम क्रैक होगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन तो मेरे पास और थे, परंतु अभी टाइम हो चुका है, बच्चे चलो, थैंक यू मेरे बच्चों।